हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉलिड स्टेट। इसका एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे जिससे सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग कम से कम समय में कवर अप कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या होता है। सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज हम लोग 9th-10th क्लास में अच्छे से पढ़ लेते हैं कि सॉलिड ये होता है वो होता है। ठीक है, अब आते हैं इसके क्लासिफिकेशन में क्या होगा हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। इसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, एक होता है क्रिस्टलाइन, एक होता है एमॉर्फस। तो शॉर्ट में एक डिफरेंस देख लेते हैं, क्या पता इसमें से एमसीक्यूज आ जाए। तो क्रिस्टलाइन क्या होता है? डिफिनिट शेप एंड साइज। क्रिस्टलाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है? इसके पास डिफिनिट शेप और साइज होता है। ठीक है, एमॉर्फस के पास क्या होता है? इर्रेगुलर शेप एंड साइज, मींस इसका शेप और साइज फिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट आगे क्रिस्टलाइन में लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अगर शेप और साइज फिक्स रहेगा, इसको हम अरेंज करना चाहेंगे तो जब शेप और साइज फिक्स होगा तो एक ग्रुपिंग में रखेंगे, एक सीक्वेंस में रखेंगे, तो वहां पर लॉन्ग रेंज ऑर्डर हमेशा ये फॉलो करता है। इसका क्या होगा? शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्यों? क्योंकि इसका शेप कैसा है? इर्रेगुलर शेप एंड साइज है। नेक्स्ट है शार्प मेल्टिंग पॉइंट, और इसकी क्या होती है? डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इन सब के रीजन के शेप का होता है ड्यू टू इर्रेगुलर शेप एंड ड्यू टू रेगुलर शेप। नेक्स्ट वन इज एन आइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक कहने का मतलब है डिफरेंट डायरेक्शन में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमारी एमॉर्फस की क्या होती है? सेम होती है। समझना इस चीज को, डिफरेंट डायरेक्शन में जो फिजिकल की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है किसी भी सॉलिड स्टेट की, वो सेम होती है। एनाइसोट्रॉपिक का मतलब हो गया अलग अलग डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। ठीक है, ये हो गया हमारी किसकी प्रॉपर्टी हुई? क्रिस्टलाइन की एनाइसोट्रॉपिक, और आइसोट्रॉपिक हो गई एमॉर्फस की। एग्जाम्पल क्या है? कॉपर, सिल्वर, जेडएनएस, कॉमन सॉल्ट। कॉपर हो गया CuAg हो गया, सिल्वर जेडएनएस जिंक सल्फाइड, और कॉमन सॉल्ट ये किसके अंदर आ गया? क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर आ गया। एमॉर्फस का एग्जांपल क्या है? ग्लास, रबर और प्लास्टिक। ये कुछ एग्जांपल है, और भी एग्जांपल है, ऐसा नहीं कि इतने एग्जांपल है, लेकिन जो मेन एग्जांपल हमने आपको बता दिया, तो एग्जांपल के बेसिस से भी एमसीक्यूज बन सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्रिस्टलाइन को फर्दर क्लासिफाई किया गया तीन पार्ट्स में। कौन कौन से हो गए? पहले हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, जिसको तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्ड। नॉन पोलर कब बनता है? देखो, एक पोलर कंपाउंड होते हैं, एक नॉन पोलर होते हैं। पोलर वो होते हैं जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आता है, नॉन पोलर वो होते हैं जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं होता है। तो नॉन पोलर क्या होगा? जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? सॉफ्ट, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड नॉन कंडक्टर। ये भी कैसे होते हैं? सॉफ्ट, लो मेल्टिंग पॉइंट और नॉन कंडक्टर। अब एग्जांपल समझना है। एग्जांपल क्या है? नोबल गैस। तो नोबल गैस कौन कौन से हो गए? हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टन। मतलब ये सब क्या हो गए? हीलियम क्या हो गए? नोबल गैस एलिमेंट हो गए। हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन और क्रिप्टन, ये सब किसके अंदर आते हैं? नॉन पोलर के अंदर आते हैं। जहां पर अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस एब्सेंट होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर हम बात करें पोलर की तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या? HCl। HCl में देखो, हाइड्रोजन की बात करें और क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो मींस यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा। उस तरीके से SO2 में ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा है सल्फर के कंपैरिजन में, तो यहां पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, और वही चीज NH3 में भी होगा। नेक्स्ट आ गया हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बात आती है हाइड्रोजन बॉन्ड बनता कहां पर है? हाइड्रोजन बॉन्ड वहां पर बनता है जब हाइड्रोजन हाईली नेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच होता है। ठीक है, किसके साथ? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच होता है। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सब कुछ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है। अगर हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन इन सब में से किसी के साथ भी कंबाइंड रहेगा तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करेगी। ये कैसा होता है? वोलेटाइल, मतलब वेपराइज का फॉर्मेशन करते हैं, वेपर के फॉर्मेशन में एग्जिस्ट करते हैं जनरली। और इनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो पोलर और नॉन पोलर के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। ठीक है, दीज आर नॉन कंडक्टर। एक हमने एग्जांपल भी यहाँ पे लिख दिया है, जब हाइड्रोजन जो होगा फ्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा तो क्या फॉर्म करेगा? HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट हमने क्लासिफिकेशन देख लिया। अब क्लासिफिकेशन पहला टाइप क्या था? मॉलिक्यूलर सॉलिड। उसके बाद सेकंड क्या होता है? आयनिक सॉलिड। थर्ड क्या होता है? कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। एंड फोर्थ इज मेटालिक सॉलिड। तो टोटल 4 पार्ट में क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासिफाई किया गया। कौन कौन से थे? मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया, आयनिक सॉलिड हो गया, कोवेलेंट सॉलिड हो गया, कोवेलेंट सॉलिड का दूसरा नाम है नेटवर्क सॉलिड, और चौथा हो गया हमारा मेटालिक सॉलिड। ठीक है, अब देखो आयनिक सॉलिड पता हो क्या होता है? आयनिक सॉलिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर के बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करते हैं? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास उसके बाद कोवेलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड। तो कोवेलेंट या नेटवर्क की बात करें जहां पर इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, ठीक है, तो वहां पर बेसिकली एक एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कि कार्बन के लेके आता है। ठीक है, कार्बन के लेकर के एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कार्बन के एलोट्रॉप्स। कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से हैं? डायमंड हो गया और ग्रेफाइट। बकमिस्टर फुलरेंस भी होता है, उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो डायमंड और ग्रेफाइट हमारे सिलेबस में है। तो डायमंड की अगर हम बात करते हैं तो डायमंड क्या होता है? वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन मेटल है, ठीक है, जो कि कार्बन का इलेक्ट्रॉप होता है।
और ग्रेफाइट भी क्या होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है। क्या होता है, सॉफ्ट और स्लिपरी होता है। ग्रीस में भी इसको बनाने के लिए यूज किया जाता है। और डायमंड क्या था, वन ऑफ द हार्डेस्ट नॉन मेटल के अंदर आता है हमारा डायमंड। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो होता है sp3 और इसका होता है sp2। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर डायमंड की स्ट्रक्चर की बात करें तो एक कार्बन अगले 3 कार्बन से अटैच रहता है और सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिक्स रहते हैं। लेकिन ग्रेफाइट में एक कार्बन 2 कार्बन से अटैच रहते हैं, बाकी 3 कार्बन से अटैच रहते हैं। टोटल नंबर ऑफ 4 कार्बन इसमें होते हैं। डायमंड में 4 कार्बन से अटैच रहते हैं, लेकिन डायमंड्स में 3 कार्बन से अटैच रहते हैं। तो 3 कार्बन से अटैचमेंट होता है, एक कार्बन बॉन्डिंग बच गया, मींस यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। क्या करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। यही रीजन है डायमंड कंडक्टिविटी नहीं करता है, लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है, कंडक्टिविटी करता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट जो होता है उसके अंदर कंडक्टिविटी होती है। तो क्वेश्चन में कई बार पूछते हैं कि थर्मोडायनेमिकली कौन सा स्टेबल होगा, ग्रेफाइट होगा या फिर डायमंड होगा। तो यहाँ पे याद रखना है, अगर वर्ड यूज किया गया है थर्मोडायनेमिकली, तो थर्मोडायनेमिकली अगर पूछा जाएगा तो ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड। तो बच्चे कंफ्यूज होते, कहते हैं सब कुछ इसमें अच्छा हो रहा है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग भी है, चारों बॉन्डिंग भी हो रही है, कंडक्शन भी नहीं कर रहा, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग भी फॉर्मेशन कर रहा है, हार्ड हमारा नॉन मेटल भी है। लेकिन अगर थर्मोडायनेमिकली पूछा जाएगा तो क्या होगा, ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड बेसिकली मेटल फॉर्म करते हैं और यहाँ पर पूरी तरीके से कंडक्शन प्रोसेस होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट अगला टॉपिक है 2 डायमेंशनल लैटिस। तो लैटिस क्या होता है, लैटिस कहने का मतलब इसमें एक टर्म और आता है यूनिट सेल। वैसे मान लो एक कमरा बना हुआ, ठीक है, एक घर बना हुआ, वहां पे एक अगर स्मॉल यूनिट की बात करें तो क्या होगा, एक ब्रिक मतलब ईटा होगा। ठीक है, उस ब्रिक को नंबर ऑफ टाइम अगर हम लोग रिपीट करते हैं, एक घर जाकर रेडी हो जाता है, एक या फिर क्यूबॉइड फॉर्म रेडी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब जो एक स्मॉल स्ट्रक्चरल यूनिट जिसको नंबर ऑफ टाइम रिपीट करने पर एक बड़ी सी क्रिस्टलाइन फॉर्म लैटिस बन जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास इस तरीके से स्ट्रक्चर दिया गया है, यहाँ पर ये ऐसे से बना दिया गया है ब्लॉक वाइज, जो इसमें से एक ब्लॉक होगा। अगर एक ब्लॉक को नंबर ऑफ टाइम अगर हम लोग रिपीट करते हैं तो जाकर के एक क्यूबॉइडल फॉर्म बन जाएगा। तो यहाँ पे जो एक ब्लॉक उसको क्या बोलेंगे, यूनिट सेल बोलेंगे। और ये पूरा एक क्या तैयार हो गया है, एक क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन होगा। इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया, 2 डायमेंशनल पढ़ेंगे और 3 डायमेंशनल भी पढ़ेंगे। तो 2 डायमेंशनल का जो क्लासिफिकेशन क्या है, देखो डिफिनेशन देखते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन अ प्लेन। अब आगे 2 डायमेंशनल लैटिस कौन कौन से बनते हैं, स्क्वायर लैटिस, रेक्टेंगुलर लैटिस, पैरेललोग्राम लैटिस, रोम्बिक लैटिस एंड हेक्सागोनल लैटिस। तो इन सब का अगर हम यूनिट सेल की बात करते हैं, इनका यूनिट सेल क्या होगा, जैसे स्क्वायर लैटिस है तो यूनिट सेल स्क्वायर होगा, रेक्टेंगुलर लैटिस है यूनिट सेल रेक्टेंगल होगा, पैरेललोग्राम का पैरेललोग्राम होगा। तो मतलब उसी का सेम रिपीटेड यूनिट क्या करती है, इस पूरे लैटिस का फॉर्मेशन करती है। यूनिट सेल को रिपीट करेंगे तब जाकर के लैटिस का फॉर्मेशन होता है। 3 डायमेंशनल लैटिस को क्लासिफाई किया गया, फर्दर अभी पढ़ेंगे उसके बारे में, लेकिन पहले देख लेते हैं कि यूनिट सेल को 3 डायमेंशनल के बेसिस में कैसे क्लासिफाई किया गया। तो कौन कौन सी होती है, एक होता है हमारा प्रिमिटिव और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव वो होते हैं जहां पर एटम्स, यहाँ पे देखो पॉइंट्स लिखा गया है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं एटम आयन जो भी होगा वो अगर कॉर्नर पर ही पाए जाएंगे, कहां पर पाए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर पाए जाएंगे, तो वहां पर क्या होगा, प्रिमिटिव होगा। अगर कॉर्नर प्लस अदर पोजीशन, दूसरी पोजीशन पे भी पाए जाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो कॉर्नर में सिर्फ एक ही केस बनता है, वो होता है हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। नॉन कॉर्नर में 3 पोजीशन आती है, कौन कौन सा हो गया, फेस सेंटर जिसको बोलते हैं एफसीसी, बॉडी सेंटर जिसको बोलते हैं बीसीसी, और आगे हमारा नेक्स्ट वन इज एंड सेंटर। इन सब के बारे में भी बात करेंगे, इनके नंबर ऑफ एटम्स और रेडियस के बारे में भी बात करेंगे। तो ये हो गया हमारा नॉन प्रिमिटिव का क्लासिफिकेशन, दैट इज फेस सेंटर, बॉडी सेंटर एंड इन सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। नेक्स्ट स्लाइड, इस स्लाइड हम लोग डिस्कस करेंगे 7 क्रिस्टल सिस्टम, 7 क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। कहने का मतलब है ये स्लाइड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 7 क्रिस्टल सिस्टम के हम लोग एज लेंथ और एज एंगल का रिलेशन देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करके सबसे पहले आता है हमारा क्यूबिक। तो याद कैसे रखना, ठीक है, अभी तो याद करने का कैसे सिस्टम रखें इसका, तो याद रखने का एक सिस्टम ये रखना इस तरीके से, CTORHMT, ठीक है, CTORHMT करके याद रख सकते हैं आप लोग। जैसे आप लोग को याद करो, जिससे एंगल याद करने में आसान रहेगा ना। हमने उसी ऑर्डर में उसको लिखा भी है, CTORHMT, इसके फर्स्ट लेटर के उसको ऑर्डर में बना लो और इस तरीके से याद कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आगे हमारा क्यूबिक। तो क्यूबिक के लिए ABC मींस एज लेंथ जो होती है ABC बराबर होगी अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 90 होगा। टेट्रागोनल के लिए क्या होगा, ABC इक्वल्स टू इस तरीके से लिख देना, ऊपर लिखा इस तरीके से नीचे भी लिख देना, इस तरीके से यहाँ पे भी लिख देना। मींस इन तीनों के लिए सेम एक सीक्वेंस लिख देना। क्या लिखना है, A इक्वल्स टू B इक्वल्स C, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90। अब करना क्या है, ये तीनों चीजें जो होंगी ये इसके लिए बराबर होंगी, इसलिए हमने इसको एक सीक्वेंस में अरेंज किया है। CTO के लिए मतलब क्यूबिक के लिए, टेट्रागोनल के लिए और ऑर्थोरोम्बिक के लिए अल्फा बीटा गामा क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इसमें क्या डिफरेंस आता है, यहाँ पे करना क्या है, यहाँ से एक कट लगा देना, यहाँ पर 2 कट लगा देना। कहने का मतलब है
कि ए बी के इक्वल होता है, लेकिन बी सी के इक्वल नहीं होता है। और यहाँ पर ऑर्थोरोम्बिक में ए बी सी तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या करना है रोम्बोहेड्रल में, तो रोम्बोहेड्रल का फिर से ही सेम ऑर्डर फॉलो कर देना। पहला ऑर्डर क्या था, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स सी, देखो ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, ए इक्वल्स टू बी, बी इज नॉट इक्वल्स सी, ए इक्वल्स टू बी, बी इज नॉट इक्वल्स टू सी। और थर्ड क्या, ऑर्थोरोम्बिक, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, मतलब कि एज लेंथ तो याद ही नहीं करना है, और फिर वही सेम रिपीटेड ट्राइक्लिनिक में भी हो जाएगा। अब देखो एंगल में क्या आता है, एंगल याद रखना पड़ेगा, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इज नॉट इक्वल्स टू 90, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 और गामा हमारा 120 इक्वल होगा, अल्फा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90, बीटा इज नॉट इक्वल्स टू 90। अब ट्राइक्लिनिक में क्या होगा, कोई भी 90 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, मोस्ट सिमेट्रिकल कौन सा होगा, मोस्ट अनसिमेट्रिकल कौन सा होगा। अब देखो पहले हमने क्या पढ़ा, क्यूबिक के बारे में पढ़ा, ए बी सी इक्वल अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90, मतलब सब एक दूसरे के इक्वल है, एज लेंथ इक्वल, एज एंगल इक्वल है। इसका मतलब जो हमारा क्यूबिक वाला पोर्शन है क्या है, मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम है। अब मोस्ट अनसिमेट्रिकल कौन सा होगा, जहां पर ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी होगा, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90, और वो कहां पे देखने को मिल रहा है, ट्राइक्लिनिक में देखने को मिल रहा है, ठीक है। मींस क्यूबिक इज द मोस्ट सिमेट्रिकल एंड ट्राइक्लिनिक इज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्यूबिक सिस्टम। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, हमने इसके बारे में बताया था, अभी डिस्कस करेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे यूनिट सेल में, ठीक है। कोई क्यूबिक यूनिट सेल दी गई है, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, जैसे फेस सेंटर हो गया, बॉडी सेंटर हो गया, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फेस सेंटर में कितना होता है 4, ऐसे याद रखना नहीं, लेकिन थोड़ा सा सीक्वेंस समझ लो कि 4 यहाँ पर क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें फेस सेंटर की, तो यहाँ पर कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, ठीक है, क्योंकि नॉन प्रिमिटिव के अंदर आता है कॉर्नर प्लस अदर साइड में भी होगा, तो कॉर्नर में होंगे होंगे और प्लस फेसेस में भी होते हैं, ठीक है, कॉर्नर प्लस फेस। और कॉर्नर पे कितना होता है 1, और फेस टोटल कितने होते हैं क्यूब के अंदर, 6 फेसेस होते हैं। कितने फेसेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, और उनका अरेंजमेंट कितना होता है 1/2 का अरेंजमेंट। तो कितना आ गया, 2 3 6, तो 1 + 3 कितना आ गया, 4 आ गया। बॉडी सेंटर की बात करें तो यहाँ पे कॉर्नर प्लस बॉडी पे, और बॉडी का एटम का अरेंजमेंट क्या होता है 1, कॉर्नर क्या होता है 1/8, टोटल नंबर ऑफ 8 कॉर्नर्स, तो 8 × 1/8 कितना हो गया 1, मतलब 1 + 1 कितना हो गया, यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। सिंपल क्यूबिक की बात करें तो यहाँ पर सारे ही कॉर्नर, और कॉर्नर पे 8 एटम्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ 1/8 कॉर्नर हो गए, 1/8 का अरेंजमेंट, 8 से 8 कट गए, कितना आ गया 1 आ गया। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए वहां पर 1 हो गए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रेडियस का रिलेशन याद रखना है, ठीक है। फेस सेंटर के लिए एफसीसी के लिए रेडियस का रिलेशन r = a/2√2 होता है, बॉडी सेंटर के लिए r = √3a/4, और सिंपल क्यूबिक के लिए r = a/2। इस समय डेरिवेशन से मतलब नहीं है, अब हमको क्या करना है, रिवाइज करना है इस समय, तो यहाँ पर बस हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अगर पूछ रहे एफसीसी के लिए कितना होगा a/2√2, और बीसीसी के लिए √3a/4, और सिंपल क्यूबिक यूनिट के लिए कितना होगा r = a/2। नेक्स्ट आते हैं लोग पैकिंग फ्रैक्शन, तो पैकिंग फ्रैक्शन याद रखना है, एफसीसी में फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए 74% होता है। तो कई बार इसमें क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है। किसके लिए, क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पूछ सकते हैं, सीसीपी के लिए पूछ सकते हैं, एससीपी मींस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए, और क्यूबिक क्लोज पैकिंग के लिए पूछ सकते हैं। तो दोनों के लिए भी 74% ही होता है। और नेक्स्ट आ गया हमारा बॉडी सेंटर के लिए, उसके लिए होता है 68%, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए होता है 52.4%। इस तरीके से पैकिंग फ्रैक्शन का परसेंटेज भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो कई बार पूछा था इसमें वैकेंट कितने होंगे, ठीक है, कितना स्पेस वैकेंट होगा, तो सबको 100 से माइनस कर देना, वैकेंट स्पेस पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रेडियस का रेशियो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कह रहा हूं स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है वाली। रेडियस का रेशियो मतलब कि अगर r का tan, इसमें 1 मिनट से यहाँ पे लिख देते हैं, r +/r- मींस कटायन टू द एनायन का रेशियो की बात की जा रही है। अगर कटायन टू द एनायन का रेशियो आ रहा है 0.155 से लेकर 0.225 के बीच में, तो वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, स्ट्रक्चरल टाइप क्या होगा, और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट क्या होगा, ये याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो क्वेश्चन दे देगा कि r कटायन का साइज ये है, ठीक है, r एनायन का ये है, तो बताओ वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कैसे बताएंगे, वो हम लोग यहां से बताएंगे, ठीक है। तो रेडियस का रेशियो कैसे याद रखेंगे, 0.15 से लेकर के 0.225 के बीच में, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लानर होगा, और किस शेप से ऐसे होगा, B2O3, ऐसे समझो, एग्जांपल के लिए समझ लो इसको इस तरीके से, या फिर समझ लो इस तरीके से, जो भी एटम का अरेंजमेंट होगा वो B2O3 के अंदर आएगा। नेक्स्ट आगे 0.225 से लेकर 0.414, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 4, और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कैसा होगा, टेट्राहेड्रल, एग्जांपल के लिए आ गया ZNS। नेक्स्ट इज 0.414 से लेकर के 0.732, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 6, और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल, दैट इज NaCl। नेक्स्ट आगे 0.732 से लेकर 1 तक, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा,
मींस अरेंजमेंट क्यूबिक फॉर्म होगा, एग्जांपल CSCl। नहीं याद हो रहा छोड़ दो, कोई बात नहीं, बस याद रखना इस चीज को कि कोऑर्डिनेशन नंबर में स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कौन सा होता है, ठीक है। वही रिवाइज करना है, इसको याद कर लो अगर अच्छा हो तो, अगर अच्छे से पेपर देना है तो इसको याद कर लो, क्योंकि इसमें एक नया क्वेश्चन तो आएगा ही, इसमें नहीं आएगा तो एग्जांपल से क्वेश्चन देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डेंसिटी के ऊपर। तो डेंसिटी क्या होती है, D = ZM/A3NA। डेंसिटी का फॉर्मूला याद ही रखना है, डेंसिटी = ZM/A3NA। Z क्या होता है, नंबर ऑफ एटम, M इज द मास, A हमारा होता है एज लेंथ जिसको हम लोग क्यूब करते हैं, और यहाँ पे आगे Na क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर, वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23। इसको यहाँ पे रख देना, ये फिक्स वैल्यू है एवोगैड्रो वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से हम लोग डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। और जेड अगर कहा गया FCC तो 4 होगा, BCC कहा गया है तो 2 होगा, और सिंपल क्यूबिक कहा गया है तो 1 होगा। मींस इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं जेड की वैल्यू। नेक्स्ट हमारा अगला टॉपिक है टाइप ऑफ डिफेक्ट। टाइप ऑफ डिफेक्ट को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। देखो यहाँ पे डिफेक्ट को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से हो गया, पॉइंट डिफेक्ट हो गया और एक हो गया हमारा लाइन डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट डेफिनेशन देखते क्या है, ड्यू टू इरेगुलर डेविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट अराउंड अ पॉइंट। जब कभी भी डेविएशन हो रहा है, डिफेक्ट हो रहा है मींस इम्परफेक्शन हो रहा है, एटम का जो अरेंजमेंट हो रहा है वो रूल फॉलो नहीं हो रहा है, एटम अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो रहा है फिर मिस हो रहा है, ठीक है। तो पॉइंट डिफेक्ट क्या होगा, ये सारी कंडीशन जो होगी वो पॉइंट पे होगी, मींस एक पॉइंट कंडीशनर के लिए होगी। लाइन मींस एक अलोंग द प्लेन, एक रो में बात की जाएगी, तो वहां पर क्या आता है लाइन डिफेक्ट। तो लाइन डिफेक्ट हमको पढ़ना नहीं है, पॉइंट डिफेक्ट को ज्यादा फोकस करना है। तो पॉइंट डिफेक्ट दो पार्ट में क्लासिफाई किया, एक वैकेंसी डिफेक्ट होता है, एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है। वैकेंसी कहने का मतलब है एटम अपनी पोजीशन से गायब हो जाए, मिस हो जाए, मिसिंग द पोजीशन ऑफ कैटायन और एनायन, और कोई नई जगह ना बना पाए, ठीक है। मींस कोई भी नई जगह ना बनाए या उसी क्रिस्टल में कोई नई जगह ना बनाए और वहां से पूरी तरीके से गायब हो जाए, और वहां पे क्या क्रिएट करते हैं, एक वैकेंसी का फॉर्मेशन, मींस वैकेंसी हो जाए। इंटरस्टिशियल कहने का मतलब है एटम की पोजीशन अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाए और वो क्रिस्टल के अंदर ही रहेगा, ठीक है। सबसे पहले इसका दो टाइप क्लासिफाई किया गया पॉइंट डिफेक्ट को, कौन कौन से हो गया, फ्रैंकल डिफेक्ट हो गया और शॉर्टकी डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, एटम और आयंस डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर नॉर्मल साइड एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइड। देखो इंटरस्टिशियल हमने ये बात बताई थी कि एटम अपनी पोजीशन को छोड़ करके किसी नए साइड पे आ जाता है। जैसे मान लो एटम का अरेंजमेंट इस तरीके से किया गया है, यहाँ पर एटम्स लगातार लगाए गए, एटम्स लगाए गए हैं, और यहाँ से एक एटम यहाँ से हट गया, यहाँ से हटने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई, और यहाँ पर इसी क्रिस्टल के अंदर एक छोटी सी जगह कहीं और आ गई, ठीक है। इंटरस्टिशियल मतलब जो रो और वर्टिकल में ना आता हो, ठीक है, तो वो ऐसी पोजीशन को ले लिया, उसको क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल है। तो एटम उस क्रिस्टल सिस्टम के अंदर, मींस डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो डेंसिटी डज नॉट अफेक्ट, एग्जांपल AgCl और ZnS। शॉर्टकट डिफेक्ट में क्या आ गया, मिसिंग ऑफ एटम फ्रॉम देयर नॉर्मल क्रिस्टल। एटम उस पोजीशन से पूरी तरीके से, यहाँ पे एटम गायब हुआ था तो यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, ना कि वो इंटरस्टिशियल साइट लेगा, वैकेंसी ही सिर्फ क्रिएट होगी, इंटरस्टिशियल साइट नहीं आएगा, तो वहां पर क्या आता है, शॉर्टकी डिफेक्ट। तो यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज जाएगी, क्योंकि एटम्स क्या है अपनी पोजीशन से गायब हो चुका, ठीक, वहां पर नहीं है, उस पूरे क्रिस्टल सिस्टम के अंदर नहीं है। अगर यहाँ पे एक भी चीज पूछते हैं, नंबर ऑफ कैटायन और एनायन, तो यहाँ पर बात करें इनकी, इसकी फ्रैंकल की बात करें तो इन सब में क्या रहता है, नंबर ऑफ कैटायंस और एनायन जो हमारा रहता है वो हमारा फिक्स रहता है, मींस इक्विवेलेंट में रहता है। और यहाँ पे नंबर ऑफ मिसिंग कैटायन और एनायन शॉर्टकट डिफेक्ट में भी इक्वल अमाउंट में रहते हैं। दो कैटायन गायब है, दो एनायन भी गायब होंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें न्यूट्रलिटी की, तो न्यूट्रलिटी जो होती है वो पूरी तरीके से मेंटेन होती है। इसका एग्जांपल क्या होगा, CaCl और NaCl। तो AgBr जो बहुत कॉमन एग्जांपल है, वो फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए भी होता है और शॉर्टकट डिफेक्ट भी वो शो करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।